हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जहां पर हम 6 से लेकर 12 के साइंस सब्जेक्ट के हर लेसन को डिटेल में कवर करते हैं। पिछली वीडियो में हम कवर कर रहे थे क्लास 6 साइंस का चैप्टर 9 द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। ये वीडियो हमारा उसी लेसन पे कंटिन्यूशन है। तो ये सेकेंड पार्ट है उसी चैप्टर का। लास्ट वीडियो में हमने एडेप्टेशन के बारे में जाना था, हैबिटेट्स के बारे में जाना था, टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स के बारे में जाना था। इस वीडियो में आज हम उन टाइप्स ऑफ हैबिटेट के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानेंगे और हम उन हैबिटेट्स में मौजूद ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो खुद को कैसे उस हैबिटेट के लिए अडेप्ट किया है उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानेंगे। ओके, सो विद दिस लेट्स स्टार्ट आवर लेसन, अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स, सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। ओके, तो शुरुआत हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स से करते हैं, स्टार्टिंग विद डेजर्ट यानी रेगिस्तान। We discussed the abiotic factors of a desert and the adaptation in camels to these. What about other animals and plants that are found in the desert? Do they have the same kind of adaptations? पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था डेजर्ट के एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में, राइट। हमने जाना था डेजर्ट जो है वो एक बहुत ही गर्म जगह है, वहाँ पे बहुत धूप है और पानी की बहुत कमी है। उसी तरह हमने क्या जाना था, कैमल्स ने खुद को डेजर्ट में कैसे अडेप्ट किया है उसके बारे में भी जाना था। कैमल के पास लंबे टांग थे, पेशाब कम कर रहा था, गोबर ड्राई दे रहा था, राइट। ये सभी अडेप्टेशन फीचर्स थे कैमल्स के। अब ये पूछ रहा है कि अब डेजर्ट में देखिए और भी प्लांट है और भी एनिमल्स हैं, तो वो क्या सभी जो ऑर्गेनिजम्स हैं कैमल को छोड़कर, क्या वो सभी एक कैमल की तरह ही खुद को अडेप्ट कर रहे हैं डेजर्ट के लिए? उनके पास भी क्या कैमल की तरह ही सेम फीचर है? उनके पास भी क्या लंबे टांग है? तो ये ऐसा पूछ रहा है। आंसर है नहीं। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में कहा था कि सभी ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपने हैबिटेट के लिए अलग अलग तरीके से खुद को अडेप्ट किए हैं। इनके बारे में हम अभी थोड़ा डिटेल में जानेंगे। ओके, they are desert animals like rats and snakes which do not have the long legs that the camel has. To stay away from the intense heat during the day, they stay in burrows deep in the sand. These animals come out only during the night when it's cooler. अब देखिए, डेजर्ट में देखिए कैमल को छोड़कर चूहे भी हैं, सांप भी हैं, लेकिन अब देखिए इन्हें दिन की धूप से बचने के लिए इनके पास लंबे टांग तो है नहीं। तो अब ये कैसे करते हैं, खुद को धूप से कैसे बचाते हैं? तो ये जानवर खुद को रेत की गर्मी से, डेजर्ट की गर्मी से कैसे बचाता है? ये खुद को ज़मीन के अंदर धंस देता है। ये क्या करते हैं, सैंड में गड्ढा खोद कर वो ज़मीन के नीचे रहते हैं, और जब रात होती है, जब डेजर्ट थोड़ा ठंडा हो जाता है, तब वो बाहर निकलते हैं खाने की खोज में। जैसे कि आप यहाँ इस इमेज में देख सकते हैं, ये चूहे और ये जो सांप जो हैं, इन्होंने गड्ढा खोदा है ज़मीन के नीचे, और वो ज़मीन के नीचे बैठते हैं जब तक वो रात ना हो जाए। जैसे ही रात होगा वो बाहर निकलेंगे और खाने की खोज में चले जाएंगे। ओके, तो देखिए एडेप्टेशन का डेफिनेशन आपको याद होगा। एडेप्टेशन इज द प्रेजेंस ऑफ फीचर्स और हैबिट्स विच एनेबल्स एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इन इट्स सराउंडिंग या फिर हैबिटेट, यानी कि कुछ ऐसे गुण या आदत जिसके बदौलत वो अपने वातावरण में जिंदा रह पाए, उसे हम एडेप्टेशन कहते थे, राइट। तो यहाँ पर देखिए रैट्स और स्नेक्स जो है, इनके पास कोई फीचर्स नहीं है, कोई गुण नहीं है, बल्कि इन्होंने अपना हैबिट को चेंज किया है। उनका जो आदत है उसके बदौलत वो डेजर्ट में ज़िंदा रह पा रहा है। वो दिन के बजाय रात में ही निकल रहा है, तो उन्होंने खुद का आदत को चेंज किया है। फिगर 9.5 shows some typical plants that grow in the desert. How are these adapted to the desert? अब देखिए फिगर 9.5 में कुछ डेजर्ट के प्लांट्स हैं इंक्लूडिंग कैक्टस। तो ये पूछ रहा है कि इन प्लांट्स ने, इन पौधों ने खुद को डेजर्ट के लिए कैसे अडेप्ट किया है। एक्टिविटी 3, bring a potted cactus and a leafy plant to the classroom. अब देखिए, अब क्लास में एक्टिविटी 3 में हम क्या करेंगे, हम दो पॉट्स लेंगे, एक होगा कैक्टस प्लांट का पॉट और एक होगा कोई भी लीफी प्लांट, पत्ते वाले पौधे का प्लांट होगा। Tie polythene bags to some part of the two plants as was done for activity 4 in class in chapter 7 where we studied transpiration in plants. अब हम क्या करेंगे, उन पौधों को प्लास्टिक बैग से कवर कर देंगे। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, हम देखना चाहते हैं ट्रांसपीरेशन जो है वो कैसा हो रहा है इन पौधों में। ट्रांसपीरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिस दौरान प्लांट्स जो हैं वो अपने पत्तों में मौजूद छेद की बदौलत वो पानी रिलीज करता है, पानी बाहर छोड़ता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर, यानी कि जो प्लांट है वो पानी लूज करता है। इसे हम ट्रांसपीरेशन कहते थे। ओके, तो हम बेसिकली हम ये क्यों कर रहे हैं, हमने उन पौधों को प्लास्टिक बैग से क्यों ढका, ताकि हम देख सकें कि वो कितना पानी छोड़ता है। ओके, लीव द पॉटेड प्लांट्स इन द सन एंड ऑब्जर्व आफ्टर अ फ्यू आवर्स. What do you see? Do you notice any difference in the amount of water collected on the two polythene bags? अब हम उस कैक्टस प्लांट और उस लीफी प्लांट को धूप में छोड़ देंगे कुछ घंटे के लिए। तो अब हम क्या देखेंगे, क्या जो प्लांट्स जो हैं वो बराबर के पानी छोड़ रहे हैं
या फिर कि एक में ज़्यादा है या एक में कम है? तो आंसर है कि जो कैक्टस प्लांट है वो कम पानी छोड़ेगा, ट्रांसपिरेशन के दौरान वो कम पानी छोड़ेगा। क्यों ऐसा है ये अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। Desert plants lose very little water through transpiration. The leaves in desert plants are either absent, very small, or they are present in the shape of spines. अब देखिए, डेजर्ट में जितने भी पौधे उगते हैं वो ट्रांसपिरेशन के दौरान बहुत ही कम पानी छोड़ते हैं। अब पानी देखिए, प्लांट्स पानी कैसे छोड़ता है? अपने पत्तों के बदौलत, लीफ के बदौलत, राइट। लेकिन डेजर्ट में जितने भी प्लांट्स हैं उन प्लांट्स में या तो लीफ होगा ही नहीं, या फिर लीफ होगा तो बहुत ही छोटा होगा, या फिर वो स्पाइन के शेप में होगा, एक कांटे के शेप में होगा, नीडल के शेप में। दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स थ्रू ट्रांसपिरेशन। देखिए, अब पत्ते कम होना या फिर पत्ते का शेप स्पाइन की तरह होना या पत्ते ना होना तो क्या करता है, वो ट्रांसपिरेशन को कम कर देता है। यानी कि डेजर्ट में जो प्लांट है वो पानी कम रिलीज करता है, कम पानी लूज करता है। अब देखिए, डेजर्ट में पानी की कमी थी, राइट, और डेजर्ट में मिलने वाले प्लांट को क्या करना है, अपने पानी को बचाना है। तो इसीलिए वो क्या कर रहा है, ट्रांसपिरेशन को कम कर रहा है। Okay. This helps in reducing loss of water from the leaves through transpiration. The leaf-like structure you see in a cactus is, in fact, its stem. अब देखिए, कैक्टस का देखिए, आप ये जो गोल शेप देख रहे हैं कैक्टस प्लांट का, ये एक्चुअल में उसका लीव नहीं है, बल्कि ये उसका स्टेम है। और ये जो आप कांटे देख रहे हैं कैक्टस के ऊपर, वो एक्चुअल में उसका लीव है। कैक्टस प्लांट का लीव जो है वो नीडल शेप में, स्पाइन शेप में है। क्यों? क्योंकि वो ट्रांसपिरेशन के दौरान पानी कम रिलीज करे। अब देखिए, पत्ता जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा उसमें होल्स होंगे, और जितना ज़्यादा होल्स होंगे वो ट्रांसपिरेशन के दौरान उतना ज़्यादा पानी को रिलीज़ करेगा। ऑल इन ऑल, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा लीफ का उतना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा। तो पत्तों का, लीफ का स्ट्रक्चर जो है वो स्पाइन शेप होने के कारण, नीडल शेप होने के कारण उसका सरफेस एरिया कम हो गया, यानी कि होल्स कम है, तो ट्रांसपिरेशन से पानी रिलीज़ कम होगा। सो ये एक अडेप्टेशन फीचर है कैक्टस प्लांट का डेजर्ट एनवायरनमेंट के लिए। Photosynthesis in these plants is usually carried out by the stems. The stem is also covered with thick waxy layer which helps to retain water. अब देखिए, कैक्टस प्लांट ने ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए खुद के पत्ते को तो स्पाइन शेप में कर दिया, लेकिन अब इस कारण क्या हो सकता है कि उसका फोटोसिंथेसिस का जो एफिशिएंसी है वो कम हो सकता है, वो ज़्यादा खाना नहीं बना पाएगा। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए कैक्टस प्लांट या फिर जितने भी डेजर्ट में मिलने वाले प्लांट्स हैं वो अपने स्टेम के बदौलत फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करता है। जहाँ दूसरे पौधे लीव्स की बदौलत करते हैं, वहीं डेजर्ट प्लांट्स, फॉर एग्जांपल कैक्टस जो है वो अपने स्टेम के बदौलत फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करता है। दूसरी चीज़ क्या है कि उनका जो स्टेम है उसके ऊपर एक थिक वैक्स का कोटिंग होता है। वैक्स यानी एक ऑयली कोटिंग, क्रीम क्रीम टाइप का ऑयली कोटिंग, जिसके बदौलत क्या होता है, वो पानी को अपने अंदर रिटेन करता है, पानी को रिलीज करने से थोड़ा रोकता है। Most desert plants have roots that go very deep into the soil for absorbing water. और दूसरी चीज़ क्या है कि डेजर्ट की जो प्लांट्स हैं उनके पास यूजुअली बहुत ही लंबे रूट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पानी की खोज में बहुत ही अंदर अंदर तक जाना पड़ता है, राइट। क्योंकि डेजर्ट में पानी की ऑलरेडी कमी है तो उन्हें ज़्यादा नीचे जाना पड़ता है। तो ये सभी जो हैं ये डेजर्ट प्लांट के एडेप्टेशन फीचर्स हैं, जिस बदौलत वो डेजर्ट प्लांट में सर्वाइव कर पा रहा है। Okay, moving on. Mountain regions. Next habitat is mountain regions. These habitats are normally very cold and windy. In some areas, snowfall may take place in winters. अब जो पहाड़ी इलाका होते हैं, ये हैबिटेट जो हैं वो यूजुअली ठंडे होते हैं और वहाँ पे बहुत ही हवा चलती है। कुछ जगह तो इतने ठंडे होते हैं कि विंटर के दौरान, सर्दियों में वहाँ पे बर्फ़ भी गिरती है। There is a large variety of plants and animals living in the mountain regions. Have you seen the kind of trees shown in figure 9.6? Okay. अब देखिए, माउंटेन रीजन में बहुत ही वैरायटी होते हैं, बहुत ही सारे वैरायटी होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के। अब ये फिगर 9.6 में जो आप इमेज देख रहे हैं एक ट्री के, क्या आपने वो देखा है? ये ट्री जो है वो एक्चुअल में क्या है? पाइन ट्री है, देवदार ट्री है। इफ़ यू लिव इन द माउंटेन रीजन और हैव विजिटेड वन, यू मे हैव सीन अ लार्ज नंबर ऑफ सच ट्रीज। ये पाइन ट्री जो है ये माउंटेन रीजन में बहुत है, ये एक डोमिनेंट ट्री है वहाँ पे। बट हैव यू एवर नोटिस सच ट्रीज नेचुरली ग्रोइंग इन अदर रीजन्स? लेकिन क्या आपने ये पेड़ जो है, ये पाइन ट्री जो है वो दूसरी जगह पे देखा है माउंटेन रीजन को छोड़ के? नहीं। क्यों? क्योंकि ये माउंटेन रीजन में ही ग्रो होते हैं, इनका हैबिटेट माउंटेन रीजन है, ये प्लेन एरिया में ग्रो नहीं होते इतना।
हाउ आर these trees adapted to the conditions prevailing in their habitat? तो ये जो पाइन ट्री जो है इसने खुद को माउंटेन रीजन के लिए कैसे अडेप्ट किया है, माउंटेन रीजन के एबायोटिक फैक्टर्स के लिए कैसे अडेप्ट किया है. These trees are normally cone shaped and have sloping branches. अब देखिए इस इमेज में आप देख सकते हैं कि ये जो पेड़ जो है, ये पाइन ट्री जो है उसका शेप कैसा है, कोन शेप है, कोन शेप, ट्रायंगुलर शेप है, और उनके जो ब्रांचेस हैं वो स्लोप्ड हैं यानी कि नीचे की तरफ झुके हैं, जहाँ पर दूसरे पेड़ जो है उनके ब्रांचेस ऊपर की तरफ जाते हैं और बाहर फैलते हैं, वहीं इस पेड़ का ब्रांचेस जो है वो नीचे स्लोप्ड है, नीचे की तरफ झुके हुए हैं. क्यों? अगर आप चाहें तो आप अपने घर के बाहर या अपने क्लासरूम के बाहर कोई ट्री हो तो उसे देख लीजिए, हर ट्री का ब्रांच जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा, वो बाहर फैला होगा और वो ऊपर की तरफ जा रहा होगा. लेकिन ये जो पाइन ट्री जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इनका ब्रांचेस जो हैं वो नीचे की तरफ झुके होते हैं. तो ऐसा क्यों है? द लीव्स ऑफ सम ऑफ दीज ट्रीज आर नीडल लाइक. और इन पेड़ के जो पत्ते होते हैं वो भी नीडल शेप में होते हैं, कांटेदार शेप में, कांटे की तरह पतले पतले होते हैं. These helps the rainwater and snow to slide off easily. There could be trees with shapes very different from these that are also present on mountains. They may have different kind of adaptations to survive on the mountains. अब देखिए इन पाइन ट्रीज का शेप क्या था, कोन शेप था और उनका ब्रांचेस नीचे की तरफ झुका हुआ था. तो इससे क्या होता है कि जब सर्दियों में या बर्फ़ या हवा चलती है तो क्या होता है, वो उस पेड़ के ऊपर जमा होने के बजाय वो नीचे गिर जाती है ज़मीन पर, क्योंकि वो नीचे की तरफ बेंड है. तो उससे क्या होता है कि इस ट्री का ब्रांच जो है उस पर कोई नुकसान नहीं पहुंचता. ऐसा नहीं है कि माउंटेन रीजन में सिर्फ ये पाइन ट्री ही ग्रो होते हैं, ऐसा नहीं है, और भी है, लेकिन उनका एडेप्टेशन मैकेनिज्म अलग है. एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन रीजन्स आर ऑल्सो एडेप्टेड टू द कंडीशंस देयर. और जो जानवर जो माउंटेन रीजन में रहते हैं वो उन्होंने भी खुद को माउंटेन रीजन के लिए अडेप्ट कर लिया है. दे हैव थिक स्किन्स और फर्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड. अब ये जो जानवर माउंटेन रीजन में रहते हैं उनका बहुत ही थिक, बहुत ही मोटा फर होता है, बाल होते हैं, ताकि वो माउंटेन के ठंड से, पहाड़ में ठंड जो है उससे बच सके. फॉर एग्जाम्पल, yaks have long hair to keep them warm. Snow leopard has thick fur on its body, including feet and toes. This protects its feet from the cold when it walks on the snow. The mountain goat has strong hoofs for running up the rocky slopes of the mountain. अब देखिए इस इमेज में आप देख सकते हैं, यहाँ पे याक है, इमेज बी में. याक के बहुत ही लंबे बाल होते हैं ताकि वो अपने आप को गर्म रख सकें सर्दियों में. उसी तरह ये जो स्नो लेपर्ड है जो माउंटेन रीजन में मिलते हैं उनके भी बहुत ही मोटे फर होते हैं, और उनका जो पाँव होते हैं, जो पॉ है, उस पर भी बहुत ही मोटे बाल होते हैं, क्योंकि जब वो बर्फ़ पर चलते हैं तो उनका पाँव जो है वो गर्म रहता है, बर्फ़ के कारण ठंडा नहीं होता, क्योंकि उनके पास बहुत ही मोटा फर है. इमेज से में आप इस माउंटेन गोट को देख सकते हैं. इन गोट यानी कि इन बकरों के पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग हूफ यानी कि उनका पाँव होता है ताकि वो चट्टानों पर चढ़ सकें. As we go up in the mountain regions, the surrounding changes and we see different kinds of adaptation and different heights. अब जब हम अलग अलग माउंटेन रीजन को देखेंगे तो हम नोटिस करेंगे कि अलग अलग जीव अपने अलग अलग तरीके से खुद को इन्होंने अडेप्ट किया है माउंटेन रीजन के लिए. नेक्स्ट हैबिटेट इज ग्रासलैंड यानी घास स्थल. A lion lives in a forest or a grassland and is a strong animal that can hunt and kill animals like deer. अब ग्रासलैंड में कौन सा जीव मिलता है? शेर मिलता है. शेर जो कि एक बहुत ही ताकतवर जानवर है और वो दूसरे जानवर का शिकार करती है, दूसरे जानवर जैसे कि डियर का. It is light brown in color. Look at the picture of the lion and that of a deer in figure 9.8. अब हमारा ये जो इमेज है वो ब्लैक एंड वाइट में है, लेकिन हमें पता है उनका कलर कैसा होता है. शेर और जो डियर है, शेर का कलर कैसा होता है? लाइट येलोइश ब्राउन. अब ये जो लाइट येलोइश ब्राउन है ये भी एक अडेप्टेशन फीचर है शेर का, जिसके बारे में हम अभी जानेंगे. How are these eyes placed on the face of How are these eyes placed in the face for these two animals? Are they in the front or on the side of the faces? Lions have long claws in their front leg that can be withdrawn inside the toes. Do the feature of a lion help it in any way to survive? Its light brown color helps it to hide in dry grassland when it hunts for prey, that is, animals to eat. The eyes in front of the face allows it to have a correct idea about the location of its prey. अब देखिए लाइन का कलर कैसा है? लाइट ब्राउन है, येलोइश ब्राउन, जिससे क्या होता है कि उसका बैकग्राउंड जो खास होता है उससे मैच करता है. तो
इससे क्या होता है कि उसका जो शिकार है, जो प्रे है उसका, उसे ठीक से देख नहीं पाता, वो छुप जाता है शेर जो है। और दूसरा चीज़ लायन का क्या है कि उनका जो आँखें हैं वो उनके चेहरे के फ्रंट में होता है, हम इंसानों की तरह। इससे क्या होता है, उनका जो विज़न होता है वो उसका फ़ोकस जो है वो बहुत ही अच्छा होता है। उन्हें एक्यूरेटली दिख जाता है कि हाँ, कौन-सा चीज़ किस लोकेशन पे है। आइज़ जो है वो 2 लोकेशन पे हो सकते हैं, या तो फेस के साइड में हो सकते हैं या तो फेस के फ्रंट में हो सकते हैं। फेस का फ्रंट में यानी जैसे कि हम इंसानों में है या फिर इन शेर लाइन में है। और फेस के साइड में होने का एग्जांपल अगर बोलें तो डियर को ही ले लीजिए, गोट को ले लीजिए। यूजुअली जो प्रे एनिमल्स होते हैं उनका आइज़ जो है उनके फेस के साइड में होता है, और जो प्रेडेटर जानवर होते हैं उनके आइज़ जो है वो फेस के फ्रंट में होता है। इसका एक रीज़न है, ये भी एक अडेप्टेशन फीचर है इन जानवर के। जो प्रेडेटर एनिमल्स हैं उनका आइज़ फ्रंट में होने का कारण क्या है, जब उनका आइज़ जो है फेस के फ्रंट में होता है तो वो एक्यूरेट उन प्रेस का लोकेशन जो है वो एक्यूरेटली जान पाते हैं। उसका फोकस और विजन जो है वो बहुत ही बढ़िया रहता है। लेकिन आइज़ का फ्रंट में होने का एक नुकसान भी है, वो एक ही बारे में थोड़ा कम जगह को ही देख पाते हैं। लिमिटेड फील्ड ऑफ विजन। सो लायन का जो कलर है उसे ब्लेंड होने में मदद कर रहा है, उसका आँख उसे शिकार को बराबर देखने में मदद कर रहा है। उसी तरह लायन के पास पंजे हैं, नाखून, पंजे, लंबे लंबे पंजे हैं जो उसे शिकार को पकड़ने में, थड़ दबोचने में मदद करता है। तो ये सभी एक लायन का एडेप्टिव फीचर है, जिसके बदौलत वो अपने शिकार को पकड़ पाता है और वो जिंदा रह पाता है। अगर वो शिकार को पकड़ेगा तभी तो उसे खाना मिलेगा, खाना मिलेगा तो वो जिंदा रहेगा। तो ये एक एडेप्टेशन फीचर है लायन के। Now coming to the deer. A deer is another animal that lives in forest and grassland. It has strong teeth for chewing hard plants stem of the forest. अब देखिए, ग्रासलैंड में डियर भी मिलते हैं। डियर जो हैं उनके बहुत ही मजबूत दांत होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें प्लांट्स को चबा कर खाना पड़ता है, राइट। A deer needs to know about the presence of predators, animals like lion that may get their prey, in order to run away from them and not become their prey. अब देखिए, एक डियर जो है वो शिकार जानवर है। लायन लायन जैसे जानवर जो प्रेडेटर्स हैं वो डियर का शिकार करते हैं, तो उसे हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है एक डियर को। इट इज़ लॉन्ग ईयर्स टू हियर मूवमेंट ऑफ प्रेडेटर्स। अब देखिए, डियर के पास बहुत ही बड़े कान हैं। इससे क्या होता है कि वो छोटे से छोटे आवाज़ को भी सुन पाता है। सो जब कोई शेर या फिर कोई प्रेडेटर एनिमल घास में छुप कर आता है उसके पास, भले ही उसे ना दिखे, उस डियर को वो लाइन ना दिखे, पर वो उसका पाँव का आवाज़ सुनकर वो अलर्ट हो जाते हैं। उनका कान बड़ा होना उसका एक एडेप्टेशन फीचर है। उसी तरह नेक्स्ट क्या है, द आइज ऑन द साइड ऑफ इट्स हेड अलाउ इट टू लुक इन ऑल डायरेक्शन फॉर डेंजर। द स्पीड ऑफ द डियर हेल्प्स देम टू रन अवे फ्रॉम द प्रेडेटर। दूसरा क्या है एडेप्टेशन फीचर डियर का, उनका जो आँख है वो फेस के साइड में है। इस कारण क्या हो रहा है कि वो एक ही बारे में ज़्यादा एरिया को देख पाते हैं। देयर फील्ड ऑफ विजन इज़ मच बिगर, मच वाइडर। नेक्स्ट थिंग क्या है, डियर जो है वो बहुत ही तेज़ दौड़ पाते हैं। तो ये सब क्या है, डियर के एडेप्टेशन फीचर्स हैं जिसके बदौलत वो शिकारी से बच पाते हैं और खुद को जिंदा रख पाते हैं। दे हैव आइज ऑन द साइड ऑफ देयर फेस, दे हैव लॉन्ग ears एंड they can run very fast. There are many other features of a lion and a deer or other animals and plants that help them to survive in their habitat. ऐसे और भी फीचर्स है लायन और डियर में जिसके बदौलत वो अपने वातावरण में जिंदा रह पाते हैं। नेक्स्ट, सम एक्वेटिक हैबिटेट्स। अब हम कुछ एक्वेटिक हैबिटेट्स के बारे में जान लेते हैं, स्टार्टिंग विद ओशन, समंदर। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ फिश आर एडेप्टेड टू लिव इन द सी। तो हमने लास्ट वीडियो में हमने मछलियों के बारे में जाना था। हमने जाना था मछलियों ने खुद को कैसे अडेप्ट किया है। गिल्स और स्केल्स और स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप के बदौलत मछलियों ने अपने आप को ओशन के लिए अडेप्ट किया था, राइट, इफ़ यू रिमेंबर दिस। मैनी मैनी अदर सी एनिमल्स हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज टू हेल्प देम मूव इजीली इन वाटर। मछलियों की तरह ही और भी जो जीव हैं जो समंदर में रहते हैं उनके भी शरीर कैसा है, स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप है। स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप यानी जहाँ पर उनका सर और पूंछ जो है वो नैरोवर है, छोटा है कंपेयर टू देयर मिडिल बॉडी। There are some sea animals like squids and octopus which do not have this streamlined shape. They stay deeper in the ocean near the seabed and catch any prey that move towards them. However, when they move in water, they make their body shapes streamlined. These animals have gills to help them use oxygen dissolved in water. अब देखिए, जब ये ऑक्टोपस और स्क्विड्स, हालांकि तो उनका बॉडी शेप स्ट्रीमलाइन नहीं है, लेकिन जब वो तैरते हैं, जब वो पानी में तैरते हैं तो वो अपने शरीर को स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप कर देता है या अपने आप को सिकुड़ देता है। आपने वीडियोस देखे होंगे, आपने देखा होगा कि ये ऑक्टोपस कैसे मूव करते हैं, खुद के टेंटिकल्स को एक इकट्ठा करके एक। दूसरा चीज़, इन जानवरों के पास, इन ऑक्टोपस और स्क्विड्स के पास
मछलियों की तरह ही गिल्स होते हैं ताकि वो पानी के अंदर मौजूद ऑक्सीजन को यूज़ कर सके सांस लेने के लिए। There are some sea animals like dolphins and whales that do not have gills. They breathe in air through nostrils or blowholes that are located on the upper part of their heads. डॉल्फिन्स और वेल्स हालांकि तो समुद्र के जीव हैं, लेकिन उनके पास गिल्स नहीं है, जिस कारण वो पानी के अंदर सांस नहीं ले पाते। दे कैन नॉट यूज़ द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। सो उन्हें क्या करना पड़ता है, उन्हें समुद्र के ऊपर सरफेस पे आना पड़ता है ताकि वो हवा से सांस ले सके। उनके सर के ऊपर क्या होता है, नॉस्ट्रिल्स होता है, छेद होता है, जिसे हम ब्लो होल्स भी कहते हैं। इसके बदौलत वो सांस लेते हैं। आपने वीडियोस देखे होंगे जहाँ पर वेल्स जो हैं वो पानी के बड़े बड़े फव्वारे छोड़ता है। तो वो क्या कर रहा है, वो वेल वो बेसिकली सांस ले रहा है अपने सर के ऊपर जो छेद, जो नॉस्ट्रिल है, उसके बदौलत। Okay, this allows them to breathe in air when they swim near the surface of waters. Okay, they can stay inside the water for a long time without breathing. They come out to the surface from time to time to breathe in air. Did you ever see this interesting activity of dolphins in television program or films on ocean life? डॉल्फिन्स और वेल्स जो हैं वो हमारी तरह ही हवा से सांस लेते हैं। हमारे जैसा पानी में वो सांस नहीं ले पाती, लेकिन फ़र्क क्या है, डॉल्फिन्स और वेल्स जो हैं वो एक बार सांस लेने के बाद लंबे समय तक अपनी सांस को रोक पाते हैं। जहाँ हम सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 मिनट अपने सांस को रोक पाते हैं, ये डॉल्फिन्स और वेल्स जो हैं वो बहुत ही लंबे समय तक अपने सांस को रोक पाते हैं, जिसके बदौलत वो लंबे समय तक पानी के नीचे बैठ पाते हैं और उन्हें बार बार पानी के ऊपर आना नहीं पड़ता। तो ये एडेप्टेशन फीचर्स हैं डॉल्फिन के, वो ज़्यादा समय तक अपने सांस को रोक पाते हैं। नेक्स्ट एक्वेटिक हैबिटेट्स क्या है, पॉन्ड्स एंड लेक्स, तालाब। Have you seen plants growing in ponds, lakes, rivers, and even some drains? Go on a field trip to a nearby pond if possible and try to draw the kinds of plants that are seen there. How are the leaves, stems, and roots of these plants placed? Some of these plants have their roots fixed in the soil below the water. अगर आप किसी तालाब या किसी नदी के पास जाएंगे और वहाँ पे कोई पौधा उग रहा होगा पानी में, तो वो कैसे ग्रो हो रहा होगा, आप इस इमेज में देख सकते हैं, फिगर 9.1 में। ये जो प्लांट है, इसका ये जो आप ये देख रहे हैं, ये एक्चुअल में उसका रूट है। ये पानी ऊपर फ्लोट कर रहा है, पानी के ऊपर ये पौधा। इसका रूट ज़मीन के अंदर नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये जो पेड़ है, यहाँ पर ये जो प्लांट है, वो पूरा का पूरा पानी के अंदर ही सबमर्ज्ड है। सो पानी में उगने वाले पौधे में भी अलग अलग मेथड से उन्होंने खुद को अडेप्ट किया है। In terrestrial plants, roots normally play a very important role in absorption of nutrients and water from the soil. However, in aquatic plants, roots are much reduced in size and their main function is to hold the plant in place. अब देखिए, टेरेस्ट्रियल प्लांट यानी कि जो प्लांट ज़मीन पर उगते हैं, उनके रूट का मेन काम क्या होता है, वो ज़मीन के थ्रू पानी को एब्जॉर्ब कर कर न्यूट्रिएंट्स लेता है। पानी के साथ अपने लिए न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है ज़मीन से। लेकिन जो एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं, जो पौधे पानी में उगते हैं, उनके रूट्स का मेन काम क्या है, उन्हें पकड़ कर रखना है, उस प्लांट को एक जगह पे पकड़ कर रखना है। जो ज़मीन पर उगने वाले पौधे होते हैं, उनके रूट से अगर हम कंपेयर करें तो जो पौधा पानी में उग रहा है उसका रूट छोटा होता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वो ऑलरेडी पानी में है। रूट का मेन काम क्या है, उसे पानी को एब्जॉर्ब करना है। तो जो ज़मीन पर उग रहे थे उन्हें पानी की खोज में फैलना पड़ता है, उनके रूट्स को फैलाना पड़ता है। लेकिन जो पौधे पानी में उग रहे हैं वो तो ऑलरेडी पानी से सराउंडेड है, दे हैव अबंडेंट सोर्स ऑफ वाटर, सो दे डोंट नीड टू स्पेंड देयर एनर्जी ऑन स्प्रेडिंग देयर रूट। उन्हें अपने रूट को इतना फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि पानी तो ऑलरेडी मौजूद है। The stem of the plants are long, hollow and light. The stems grow up to the surface of water while the leaves and flowers float on the surface of the water. अब ये जो पानी में उगने वाले पौधे होते हैं, उनका जो स्टेम है वो यूजुअली हॉलो और लाइट होता है। हॉलो यानी अंदर से खोखला, अंदर से खाली होते हैं, और वो लाइट होते हैं। The stems grow up to the surface of water while the leaves and flowers float on the surface of the water. तो जो एक्वेटिक प्लांट्स जो है वो उनका क्या होता है कि वो उनका जो फूल और जो पत्ते होते हैं वो पानी के ऊपर फ्लोट करता है, बिल्कुल एक लोटस प्लांट की तरह। Some aquatic plants are totally submerged in water. All parts of such plants grow underwater. अब कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो पूरा का पूरा पानी के अंदर ही होते हैं। Some of these plants have narrow and thin ribbon-like leaves. They can bend in the flowing water. In some submerged plants, leaves are often highly divided, through which the water can easily flow without damaging them. अब वो पौधे जो पानी के अंदर ग्रो होते हैं, जो पूरा का पूरा पानी के अंदर ग्रो होते हैं, उनका जो पत्ता है वो लंबे और नैरो होते हैं, रिबन की तरह,
या फिर उनका जो लीव्स होते हैं वो हाईली डिवाइडेड होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो पानी जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसमें बेंड कर सके खुद को, और वो जो पत्ता है, जो लीफ है, उसे कोई नुकसान ना हो उस पानी के करंट के कारण। ओके, फ्रॉग्स यूजुअली हैव पॉन्ड्स एज द हैबिटेट। मेंढकें यूजुअली पॉन्ड्स में रहते हैं। फ्रॉग्स कैन स्टे बोथ इनसाइड द पॉन्ड वाटर एज वेल एज मूव ऑन लैंड। They have strong back legs that help them in leaping and catching their prey. They have webbed feet which help them swim in water. अब देखिए, मेंढक जो है ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जानवर है। फ्रॉग जो है वो दोनों हैबिटेट में रह पाते हैं। वो पानी के अंदर भी रहता है और वो पानी के बाहर ज़मीन पर भी रहता है। अब वो दोनों जगह पे ज़िंदा रहने के लिए उसके पास एडेप्टिव फीचर्स है। देखिए, फ्रॉग के जो पीछे के जो पाँव हैं वो बहुत ही मजबूत होते हैं, बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, जिसके बदले वो कूद पाता है और वो अपने लिए शिकार को पकड़ पाता है। उसी तरह अब देखिए, फ्रॉग का जो पाँव है वो वेब्ड है। वेब्ड यानी उनके जो उंगली होते हैं वो एक दूसरे से जुड़ा होता है, बिल्कुल एक बतख के पाँव की तरह। तो इससे क्या होता है कि वो पानी के अंदर तैरने में उसे मदद मिलती है। ओके, तो देखिए, फ्रॉग के पास एडेप्टिव फीचर्स हैं जिसके बदौलत वो पानी में भी रह पाते हैं और वो ज़मीन पर भी रह पाते हैं। We have discussed only a few common animals and plants compared to the wide variety that live in different habitats. You may have also noticed the wide variety in plants around you when you prepared a herbarium as part of the suggested activity in class in chapter 7. Imagine the kind of variety that you could see in a herbarium of leaves of plants from all regions of the earth. All in all, हमने देखा कि सभी जानवर और पौधे जो हैं उन्होंने अपना अलग अलग तरीके से खुद को वातावरण के लिए अडेप्ट किया है। इस वीडियो को आज हम यहीं रोकते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट हाफ एन आवर से भी ये ज़्यादा हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में, हम इस लेसन को कंटिन्यू करेंगे थर्ड पार्ट में। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ सीखा और आपको ये वीडियो देखने में मज़ा आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने क्लासमेट्स और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए और इस चैनल को रिकमेंड कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इन चैप्टर को डिटेल में समझ सके।